जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्या था परमानेंट सेटलमेंट जो था वो 1793 में लाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये जो था परमानेंट सेटलमेंट, ये सबसे पहले जो है इनेक्ट किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। उसके बाद इसे जो मद्रास था, नदर मद्रास और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ भी इसे इनेक्ट कर दिया गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो था उसका जो बेस ईयर वो 1790 था। जो परमानेंट सेटलमेंट का बेस ईयर था वो 1719 रखा गया था। इसमें ये बताया गया था मेनली कि जो जमींदार है वो अब रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जो पेजेंट है उसे जमींदारी दे देगी। पहले क्या होता था कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे तो उनके टाइम में ऐसा कि बिडिंग सिस्टम आया था, तो बिडिंग सिस्टम काम नहीं किया। तो आते हैं हमारे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो वो परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं कि अब जो ज़मीन है उसमें मतलब जो उसका रेवेन्यू है वो फिक्स्ड कर दिया जाएगा और एक फिक्स्ड रेवेन्यू लिया जाएगा जो कि जिसका बेस ईयर 1790 होगा। इसमें जो ऑनर्स ऑफ द लैंड होंगे उनको लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, जमींदार। जो मतलब अब ज़मीन होता है, जो पहले ज़मीन किसी की ज़मीन नहीं होती थी, कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता था। अब क्या कर दिया गया था कि जो लैंड ऑनर है उसको, जो लैंड है वो उसका एक ऑनर बना दिया गया था जिसको जमींदार कहते हैं, और जमींदार कहा गया और लैंडलॉर्ड या तो उसको लैंडलॉर्ड कहा गया। अब जमींदार क्या होगा, जमींदार जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेगा पीजेंट से। और लैंड रेवेन्यू कितना होगा, तो वो लैंड रेवेन्यू जो सरकार को देगा वो 10/11 होगा। जो 10/11 लैंड मतलब कि जितना भी कलेक्शन होगा उसका 10/11 सरकार को देगा और 1/11 पार्ट उसका जमींदार अपने पास रखेगा। तो ये हो गई बात कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो 10/11 पार्ट वो सरकार को दे देगा और 1/11 पार्ट वो अपने पास रखेगा। तो ये बात हो गई कि कितना रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा। इसमें हेरिडेटरी राइट्स ऑफ सक्सेशन ऑफ द लैंड्स अंडर देम वर ग्रांटेड टू देम। अब हेरिडेटरी राइट्स देखे मतलब कि जो जमींदार था, जमींदार जिसकी ज़मीन है उसी ज़मीन को वो जमींदार अपनी, जब उसका जमींदार नहीं रहेगा तो वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता है। जो मतलब कि मैंने बताया कि जो सम था लैंडलॉर्ड को जो पे करना था वो फिक्स कर दिया गया था। और ये डिसाइड हुआ था कि जो ये मतलब कि रेवेन्यू लिया जा रहा है इसको फिक्स कर दिया जाएगा और फ्यूचर में इसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड होंगे वो अपनी ज़मीनों पे अच्छा काम करेंगे और जो उपज होगी वो बढ़ जाएगी। और ये क्या हुआ था कि जो परमानेंट सेटलमेंट है ये ब्रिटिश एरिया जितना ब्रिटिश के अंदर एरिया था, इंडिया का पार्ट था, उसके 19% में ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लगाया गया था। इसमें ये होता था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन जमींदार हम लोग की सबसे पहले होता था पीजेंट से जमींदार रेवेन्यू कलेक्शन करता था और वो जमींदार दे देता था वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को दे देता था। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दे देता था और जमींदार को 1/10 पार्ट मिलता था। सॉरी, मैंने 1/11 बताया था, 1/10 पार्ट जमींदार को इसका रेवेन्यू कलेक्शन का मिलता था। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर द गवर्नमेंट द फिक्स सम वाज 10/11। जो 10/11 पार्ट था रेवेन्यू का वो गवर्नमेंट के पास जाता था और 1/10 पार्ट जमींदार के पास आता था। जमींदार क्या होता था, जमींदार को एक पट्टा देना होता था, मतलब ज़मीन देनी होती थी टीनेंट, मतलब कि जो फार्मर होता था उसको, और उसको पता होता था कि कितना लैंड जो पे करेगा वो कितना पे करेगा जमींदार को पीजेंट। It was thought that जमींदार being one sons of land could enter the far corners of the area and also understand local customs very well। ये माना गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि जो जमींदार को लैंड दे दी जाएगी तो वो पहले से ही ज़मीन पे बहुत दिनों से काम करते हैं और उनको मतलब कि वहाँ से आए हैं तो वहाँ के कल्चर को अच्छी तरह से समझते होंगे, तो लोगों की मतलब कि फार्मर्स की मदद करेंगे और उनको पता चलेगा अपनी ज़मीन को उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे अपनी ज़मीन पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देयर वॉज अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एवरीबडी बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स ऑफ परमानेंट एग्जिस्टेंस। ऐसा हुआ कि जो परमानेंट सेटलमेंट आया उसकी वजह से क्या होगा कि सेंस ऑफ प्रोटेक्शन होगा कि लोग, अब जो ज़मीन है रेवेन्यू फिक्स होगा तो लोगों को ज़मीन पीजेंट को फिक्स रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो उनके पास अच्छा खासा इनकम बच जाएगा और अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, द ऑर्गेनाइजेशन न्यू द अमाउंट इट वुड अर्न इन एल्स द लैंडलॉर्ड वाज टोल्ड ऑफ द सम एज वेल।
अब ऐसा हो गया मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे लगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो तो फिक्स कर दिया गया है, तो उनको फिक्स रेवेन्यू मिलेगा और जो भी हैं वो अपनी प्रोजेक्ट जो है कोई भी बनाना काम करना चाहते हैं तो उसको आराम से अपना कैरी ऑन कर सकेंगे, अपना प्रोजेक्ट चला सकेंगे, क्योंकि अब फिक्स रेवेन्यू था तो वो उस रेवेन्यू के हिसाब से अपना बजट बना सकते थे और बजट आगे तैयार कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो नेगेटिव मतलब कि चलो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो उनके हिसाब से ये था कि हाँ आप रेवेन्यू फिक्स हो गया है तो जमींदार को फिक्स रेवेन्यू देना पड़ेगा और उपज के तो वो अपना काम भी करेंगे अच्छे से ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे ये क्या हो गया कि रेवेन्यू जो दिया गया था, फिक्स रेवेन्यू था, वो इतना हाई था कि पीजेंट को देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब ये दिक्कत होगी कि मतलब जैसे एक साल कोई फसल हुई, अब फसल हुई तो उस साल तो रेवेन्यू दे दिया, उस साल तो रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, टैक्स पे कर दे, टैक्स जो लगाया था वो टैक्स पे कर दे। लेकिन क्या हुआ, अगले साल फसल ख़राब हो गई, तो अब फसल ख़राब हो जाएगी तो क्या करता था पीजेंट, पीजेंट को बड़ा प्यार होता था अपनी ज़मीन से और उसे अपने खोना नहीं चाहता, तो क्या करता था जो मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर से वो ले लेता था रुपया उधार। अब क्या हुआ, अब रुपया तो ले लिया उसने मनी लैंडर से, लेकिन क्या होता था वो पे नहीं कर पाता था, तो बेचारे को वहाँ लैंड से हटा देता था ज़मींदार और मनी लैंडर को कैसे भी करके वो। अब क्या होता था धीरे धीरे लोग कितना खाली हो गए, जितने पीजेंट्स खाली हो गए बेचारे कि लैंडलेस लेबर, उन्हें काम करना पड़ गया, वो एकदम उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनका लेबरी का काम करना पड़ गया। और अब क्या हो गया कि इतना ज़्यादा वहाँ ज़्यादा तो उधारी हो गई थी सबके पास, उधारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, हर जगह उधारी उधारी हो लगी। अब दूसरा बात ये हो गया, ये जो पीजेंट की बात थी, अब बात हो गई जमींदार की। अब जमींदार क्या होता था, एक जमींदार जो होता था जिसके पास लैंड होती थी, वो क्या रहता था, वो गांव में रहता ही नहीं था, वो रहता था शहरों में। अब वहाँ से क्या करता था, कोई अपना सबऑर्डिनेट होता था उसको कर देता था कि जाओ तुम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो जाके वहाँ से, और जो हमारा 1/10 पार्ट है उसमें से तुमको इतना, हम इतना लगभग एग्जाम्पल ले लो कि 1/9 तुमको पार्ट दे देंगे। अब ऐसे क्या हुआ, एक के बाद जैसे जो सबसे बड़ा जिसका मेन लैंड ऑनर था जमींदार, उसने एक को अपॉइंट किया अपने सबऑर्डिनेट को, उसने उस दूसरे ने भी क्या किया, तीसरे को अपॉइंट कर दिया, अब तीसरे ने चौथे को हुआ, चौथे ने पांचों किया, ऐसे इतने लैंड, इतने मतलब कि कलेक्शन अलग अलग सबऑर्डिनेट होते गए, तो इसको कह दिया गया एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, कि मतलब लैंड जो वहाँ का जमींदार था वो एब्सेंट है और कलेक्शन जो रेवेन्यू का है दूसरे दूसरे लोग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, रेवेन्यू फिक्स था सरकार की तरफ से कि इतना ही कलेक्ट करना है, लेकिन क्या हुआ, अब ज़मीन में अगर जो जिस दिन बार उपज अच्छी हो गई, उस बार क्या हुआ, जमींदारों लगा कि यार उपज तो अच्छी हो रही थी, इनसे हम और कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जमींदार थे उन्होंने जैसे 100% कलेक्ट करना था, टैक्स एग्जांपल ले लो, तो उन्होंने 200% कलेक्ट करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, जमींदारों को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन पीजेंट बेचारे उतने ही तो ना पा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा पीजेंट्स की दिक्कत हो गई, वो रुपया उधार लेने लगे मनी लैंडर से, मनी लैंडर से रुपया उधार लेने लगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, उनके पास रुपया नहीं बचा और उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। और क्या हो गया, जो गाँव में थे वो लैंडलेस लेबरर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए और बहुत ज़्यादा लोग काम अपनी ज़मीन छोड़ के अब काम करने लगे। जहाँ एक खेत में 2 लोग काम करते थे वहाँ अब एक खेत में 10 लोग काम करने लगे। तो ये था इसके कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, वैसे करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसे देखिए और आगे मैं पुलिस रिफॉर्म्स और सिविल रिफॉर्म्स भी लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।